नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण आप देखेंगे। फटाफट खबरें बिल्कुल नए अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं खबर एक मिनट का रोमांच भरा सफर। वाराणसी में पानी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इंसान ही नहीं, भगवान भी बाढ़ की जद में आ गए हैं। यहाँ के प्रसिद्ध घाट, मंदिर, शिवलिंग, नंदी सब पानी में डूबे दिखे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा का आवेग इतना तेज है कि मानो सब कुछ अपने आप में समेट ले जाने को आतुर है। क्या इंसान और क्या भगवान, अब गंगा सब तक पहुंच गई हैं। और ये हम इस वक्त मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के मध्य में स्थित दत्तात्रेय मंदिर पर हैं। घाट के किनारे रह रहे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक मंदिर हम आपको दिखा सकते हैं, रत्नेश्वर महादेव का। तो वो पूरा मंदिर डूब गया है और पूरे मंदिर का जो शिखर है वही केवल बचा है। अब काशी वाले बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बाढ़ासुर से लोगों की रक्षा करें। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुसने लगा है। पूरे जिले के करीब 100 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। न्यूज 18 ने नाव पर बैठकर बाढ़ से घिरे इलाकों का जायजा लिया, जिसमें लोगों का दर्द छलक उठा। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों की समस्याएं दिखने लगी है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं ये अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। इनके सीतापुर में भी बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ कई सड़क पानी में समा गई। रेउसा ब्लॉक में प्रशासन की अनदेखी के बाद गांव वालों ने किराए पर पटरा बल्ली लेकर लकड़ी का पुल बना दिया। ये पुलिया की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई है। इसमें लाखों लोगों को आने जाने में समस्या रहती है। कमर से ऊपर पानी हो गया है। बाजार भी लोग नहीं जा पाते हैं। कई लोग डूबते हुए बचे हैं। पहाड़ों पर जोरदार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गाँव जलमग्न नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर पानी का रौद्र रूप जारी है। काशीपुर को पौड़ी के बुआखाल से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 रामनगर के पास बंद है। यहाँ के धनगढ़ी नाले में जबरदस्त उफान है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने को बेकरार है। नाले की दोनों ओर गाड़ियों की कतार लगी हुई है। वहीं NH 309 मोहान के पास बंद है। यहाँ पनाली नाला उफान पर, जिसमें गाड़ियों का जाम लग गया है। इस दौरान कई टूरिस्ट फंस गए। पिछले कई दिन से पहाड़ पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहले लगातार बारिश, फिर लैंडस्लाइड से सूबे को काफी नुकसान हुआ है। सैकड़ों सड़कों ने जल समाधि ले ली है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है और मुठभेड़ के बाद IS के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन स्पेशल टीम ने उसे घेर कर पकड़ लिया। जिस तरह से अब्दुल यूसुफ की अगर बात करें तो जिस तरह से उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कई और भी जो गुर्गे हैं, बाकायदा उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। आतंकी के पास 2 ID, 1 पिस्टल और 4 कारतूस मिले हैं। IED को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था। आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। वो लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था और इसके लिए यूसुफ दिल्ली के कई इलाकों में रेकी कर चुका था। लेकिन जब तक वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करता, उससे पहले उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास हैं। शुरुआती पूछताछ के बाद आतंकी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यूसुफ खान एक खास मकसद के लिए निकला था। वो बदला लेना चाहता था। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद से 30 दिन के धमाका करने का टारगेट मिला था। अकेले अपने दम पर इस वारदात को अंजाम देना चाहता था। 2 ID बेस्ड प्रेशर कुकर बम, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 3 कार्टेज, 4 कार्टेजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। यानी पूरी तरह से हिंदुस्तान को जलाने की बड़ी साजिश रची गई थी और इसको अंजाम देने के लिए आतंकी यूसुफ खान ने अपने गांव में IED का ट्रायल भी किया था। गांव के कब्रिस्तान में IED का टेस्ट भी किया गया था। पूरी तरह से आत्मघाती हमले की तैयारी की हुई थी। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये ID लगाने के बाद में ये वापस जाके फ्रेश इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने आतंकी के मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और नापाक इरादों को अंजाम देने की मंशा रखने वालों को संदेश दिया कि अब आसान नहीं होगा ऐसी वारदात को अंजाम देना।
ISIS आतंकी यूसुफ को दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है, लेकिन 2 साथी अभी भी फरार हैं। आतंकी यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर जबरदस्त सख्ती बढ़ा दी गई है। रोककर लगातार चेकिंग की जा रही है, उसकी डिग्गी ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही गाड़ी को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि उस आतंकवादी के पास से IED बम भी मिला था, जिसके चलते ये पूरा मामला बहुत गंभीर हो गया है। नेपाल सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दरअसल यूसुफ का बलरामपुर से कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद उतरौली कोतवाली के भड़ाया बेंसाही गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स लगाकर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज भी यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन हंगामे के बीच सरकार ने लोक और निजी संपत्ति विधेयक समेत 17 अहम विधेयक पास करा लिए। सीएम योगी पूरे तेवर में दिखे। उन्होंने राम और परशुराम का नाम लेकर विपक्ष को धो डाला। जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले ही वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है। वहीं उन्होंने बीएसपी के तिलक तराजू वाले पुराने नारे का जिक्र करते हुए ब्राह्मणों को लुभाने की हो रही विपक्ष की कोशिशों पर भी तंज कसा। ये वही लोग हैं जो तिलक और तराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे, और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। योगी इसी तरह निशाना साधते रहे और बीजेपी विधायक लगातार तालियां बजाते रहे। सीएम ने विपक्ष पर करीब करीब हर मुद्दे पर निशाना साधा और उसे नसीहत भी दी। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना पर सियासत करना गलत है। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, पहले संक्रमण को रोकने के लिए हम जन आस्था को बचाएं, लोगों को बचाएं। उन्होंने कहा कि क्राइम में जिस तरह से कमी आई, उससे इस बात पर मोहर लग गई है कि कानून व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है। अपराधियों से तो उत्तर प्रदेश को पहले ही बचाया जा चुका है और भी मजबूती के साथ बचाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष विभाजनकारी नीतियों पर इतिहास माफ नहीं करेगा। और उस संकीर्ण मानसिकता के साथ जो कार्य कर रहे हैं, वह कार्य मुझे लगता है कि इतिहास कभी उन्हें माफ करेगा नहीं, कभी नहीं माफ करेगा। योगी के तेवर देखकर विपक्ष बैकफुट पर नजर आया। जहां बीजेपी विधानसभा में सीएम योगी की धुआंधार स्पीच के बाद गदगद नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष काफी खफा दिखा। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि सरकार ने अपने विधेयक जबरन पास करा लिए और सदन स्थगित कर दिया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप चस्पा कर दिया कि बीजेपी अपनी मनमानी पर उतर आई है, वो विपक्ष की आवाज दबा रही है। संक्षिप्त सदन बुलाया, सबने सोचा शायद जनता की समस्या की बात होगी। सरकार ने कोई जनता की समस्या की बात नहीं की, अपने विधेयक पास करा लिए, उसके बाद सदन बंद कर दिया। क्या फायदा हुआ? वहीं कांग्रेस सीएम योगी के खान पर परेशान वाले बयान पर बिफर गई। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि राम का नाम बीजेपी सिर्फ सियासी फायदे के लिए ही इस्तेमाल करती है, इसलिए योगी जी को ध्यान रखना चाहिए कि अब वो सिर्फ महंत नहीं, सूबे के सीएम भी हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मठ में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सदन में अच्छी लगती हैं। सदन नियमों के, परंपराओं के निर्वहन के लिए होता है, प्रदेश की सुरक्षा और रक्षा के लिए होता है। सीएम योगी ने आज सदन में दोहराया कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 17 विधेयक पास हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश निजी संपत्ति वसूली विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वितीय संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक 2020, कारागार अधिनियम 1894 विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता और प्राकीर्ण उपबंध विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक 2020, कारागार उत्तर प्रदेश विधेयक 2020। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इनमें कुछ नए चेहरों को जगह मिली है तो कुछ पुराने चेहरों को प्रमोट किया गया है। नई टीम में जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए पिछड़ों पर खास फोकस किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी में 16 नए प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 नए प्रदेश महामंत्री, 16 नए मंत्री बनाए गए हैं।
नई टीम में 16 उपाध्यक्ष पंकज सिंह, विजय बहादुर पाठक, दयाशंकर सिंह, सुरेंद्र नागर, सतपाल सैनी, नीलम सोनकर, प्रकाश पाल, संतोष सिंह, देवेंद्र चौधरी, सुनीता दयाल। नई टीम में 7 महामंत्री JPS राठौर, गोविंद नारायण, अश्विनी त्यागी, अमरपाल मौर्य, सुब्रत पाठक, अनु गुप्ता। नई टीम में 16 मंत्री हैं सुभाष यदुवंश, संजय राय, चंद्रमोहन सिंह, शंकर गिरी, अशोक जाटव, विजय शिवहरे, शंकर लोधी, शकुंतला चौहान और अनामिका चौधरी। मनीष कपूर प्रदेश कोषाध्यक्ष बने हैं। संजीव अग्रवाल प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बने हैं। टीम का ऐलान फरवरी में ही होना था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से ऐलान में देरी हुई। मेरठ NCERT किताबों की फर्जी किताबों के तार अमरोहा से भी जुड़े हैं। इस केस की जांच कर रही STF की टीम अमरोहा पहुंची। यहां STF ने एक गोदाम में छापेमारी की, जिसके बाद गोदाम से नकली किताबों का जखीरा बरामद हुआ है। अमरोहा की जिस फैक्ट्री में छापेमारी हुई, वहां क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की नकली किताबें मिली हैं। जांच के दौरान STF को पता चला कि यह गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में भी सक्रिय है। उधर मेरठ के मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि कुछ दुकानदार ज्यादा मुनाफा के लिए नकली किताबों को बेचते हैं। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि एक आम आदमी है, छोटा दुकानदार है, आम दुकानदार पहचान सके, लेकिन हम लोग इसको आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका वेट और इसके कागज की क्वालिटी के आधार पर हम इसको तुरंत जज कर सकते हैं कि। एसोसिएशन ने कहा है कि नकली किताबों को इस तरह से बनाया गया है कि अभिभावक और छात्रों के उसमें फर्क करना मुश्किल है। इसलिए किताबों को खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है और अगर संभव हो तो NCERT की वेबसाइट से ऑनलाइन किताबों का ऑर्डर करें। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संस्कृत भाषा और उसके अध्यापकों की उपेक्षा को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है, संस्कृत को दरकिनार किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार संस्कृत के स्कूल और महाविद्यालयों को बंद कर रही है, जिसकी वजह से संस्कृत पतन की ओर है। अखिलेश यादव ने कहा कि संस्कृत स्कूलों के बंद होने से जो अध्यापक बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करे। अखिलेश यादव ने नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। साथ ही मेरठ में NCERT की फर्जी किताबों की फैक्ट्री के पकड़े जाने पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि इसमें बीजेपी नेताओं का हाथ है। बीजेपी के नेता ही फर्जी किताबें सप्लाई करवा रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री से पहाड़ की सियासत एक बार फिर चरम पर है। आप के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को समझाने में लगे हैं कि वो लोगों के बीच जाना शुरू करे, नहीं तो 2022 में जीत 2-4% के अंतर से हाथ की हथेली से निकल सकती है। और एक आप पार्टी के भी आज पूरा इंटरव्यू आया है, हमने हल्के में इसलिए न ले 2000 वोट काटे, 3000 वोट काटे, किसके वोट काटेंगे? और जीत कितने में होती? 1500 से लेकर 2-3 हजार तक। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के आने के बाद भी बेफिक्र नजर आ रही है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का, हमारा कैडर पार्टी है, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ तो उत्तराखंड में कोई उनका आम आदमी पार्टी का कोई औचित्य नहीं बनता है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में 39 ऐसे विधायक रहे जिनकी जीत का अंतर बहुत कम रहा था। ऐसे में आपकी एंट्री से नए समीकरण बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अब चारधाम यात्रियों के लिए यात्रा आसान होने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार चारों धामों को रेल लाइन से जोड़ने जा रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन श्रद्धालु अब रेल से ही कर सकेंगे। रेल मंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे करने जा रही है करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा आसान। अब उत्तराखंड की पवित्र वादियों में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु कर सकेंगे रेल से यात्रा। फिलहाल अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है। इसी लाइन का विस्तार करके चारों धामों तक पहुंचाया जाएगा। इस पूरे रेल रूट की लंबाई 327 किलोमीटर होगी और ये रेल लाइन देहरादून जिले से होकर पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी तक जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर यूपी में दिखाई दे रहा है। हर दिन के आंकड़ों से साफ है कि यूपी भी संक्रमण की चपेट में लगातार बढ़ रही है। देश में 30 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा हो गया है। इन आंकड़ों में यूपी का भी योगदान है। यूपी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,77,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 5,375 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या 48,294 पहुँच गयी, जबकि अब तक 1,31,295 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880 और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1%
और दिल्ली में है 11.5%। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन से लोगों को बताया कि यूपी सरकार कोरोना से गंभीरता से लड़ रही है। इस लड़ाई में यूपी सरकार ने 2 मंत्रियों को खो दिया, जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना से कुल 2867 मरीजों की मौत हो चुकी है। आगे भी ऐसे आंकड़ों के बढ़ने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि देश में कोरोना की अब तक कोई दवा नहीं आई है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों को फ्रेंचाइजी देते थे और फिर रुपए लेकर फरार हो जाते थे। नोएडा पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी। हाइपरमार्ट नाम की कंपनी ने लोगों से ठगी की है, जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। कुल मिला के 31 कंप्लेनेंट्स हमारे पास आए, तो इस पर जब जांच करी गई तो पता लगा ये सारी कंपनियां फर्जी कंपनियां हैं। इसके ओनर्स भी सारे बेनामी हैं और इन्होंने लोगों को धोखा देके फ्रेंचाइजी के खोलने के नाम पे उनसे पैसे लिए। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों से ठगी की है। ठगी का शिकार होने वाले ज्यादातर लोग बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 किलो सोने के बिस्कुट, लगभग 250 ग्राम चांदी और 13 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से एक मर्सिडीज समेत 5 गाड़ियां भी मिली हैं। उन्नाव में बालू खनन माफिया पर डीएम ने अवैध खनन करने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.25 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। डीएम ने भारी भरकम जुर्माने को 15 दिन के अंदर जमा करने की डेडलाइन भी दी है। बताया जा रहा है कि सदर तहसील के परियर में गंगारेती पर शाम एंटरप्राइजेज नाम की फर्म को 104 बीघे जमीन का पट्टा 5 सालों के लिए अलॉट किया गया है, लेकिन खनन माफिया ने 75,000 घन मीटर बालू स्टॉक की इजाजत पर करीब 1 लाख घन मीटर का भंडारण कर लिया था। डीएम ने जाँच कराई तो इस खेल का पर्दाफाश हुआ। पूरी रिपोर्ट आई है और उस पर हम लोगों ने जुर्माना आरोपित किया है। उस पर उसे 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जुर्माना जमा करें, अन्यथा भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। अवैध खनन मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इससे आसपास के जिलों में भी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम सुशांत के मुंबई वाले घर पहुंची। इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज को भी सीबीआई अपने साथ ले गई। जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी यही तीनों लोग वहां पर मौजूद थे, इसलिए इनको साथ रखा है। हालांकि इससे पहले कल भी सीबीआई ने तीनों से पूछताछ की थी। इस पूरी पूछताछ के दौरान मुंबई पुलिस की टीम बाहर खड़ी रही। सीबीआई की टीम सबसे पहले सुशांत के फ्लैट पहुंची, उसका बारीकी से मुआयना किया, जिसके बाद कुछ अधिकारी फ्लैट की छत पर भी गए। इसी बीच सुशांत राजपूत के चचेरे भाई और बिहार बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह ने कहा कि सीबीआई की जांच सही दिशा में जा रही है और सीबीआई जिस स्पीड से जांच शुरू की है, हम लोगों को काफ़ी आशा उम्मीद और बढ़ गया है कि निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो एकदम गिरफ्तार होगा। इस केस में अब तक सीबीआई कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, अभी कईयों से पूछताछ बाकी है। लिहाजा सुशांत के फैंस को उम्मीद है कि जल्द ही इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। गणेश चतुर्थी की पूजा आज से शुरू हो गई है। देश और प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ पावन पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गणेश उत्सव के लिए सबको बधाई देता हूं। साथ में निवेदन करता हूं कि अपने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की छोटी मूर्ति की स्थापना करें, उनकी पूजा अर्चना करें और मुहूर्त के अनुसार उनका वहीं अपने घर में विसर्जन करें। कोरोना महामारी को देखते हुए नरेंद्र गिरी ने लोगों से अपील की है कि भगवान गणेश की पूजा अपने घरों में करें, अपने निजी स्वार्थ भूलकर देश हित में काम करें और सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। वहीं दिल्ली आवास में गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मूर्ति स्थापित की है, जिन्हें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने पूजा पाठ कर कोरोना से निजात दिलाने के लिए गणपति बप्पा से प्रार्थना की और गोरखपुर की जनता से घर में रहकर गणेश पूजा करने की अपील की है। भोजपुरी सनसनी मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर धमाल मचाया है। उन्होंने हाँ मैं गलत गाने पर डांस का जो वीडियो शेयर किया है उसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। मोनालिसा आए दिन अपने नए वीडियोस और फोटोज से दर्शकों का मनोरंजन करती रहती हैं। मोनालिसा भी अब इंस्टाग्राम के नए फीचर इंस्टा रील्स का भरपूर लुत्फ उठा रही हैं। अब तक मोनालिसा कई मजेदार वीडियो पोस्ट कर चुकी हैं। वहीं दूसरी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का भी सोशल मीडिया पर जलवा दिखा। दिलकश अदाओं के साथ अक्षरा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्षरा याद पिया की आने लगी गाने पर डांस कर रही हैं।
टीवी एक्ट्रेस अंकिता शर्मा ने भी डांस का एक वीडियो शेयर किया है। उन्हें भी लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। अपना मिलना लिखा इसी बरस है रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।